Dear students, good morning to all of you. आज हम साइक्लोट्रॉन के बारे में समझेंगे. साइक्लोट्रॉन is also called the accelerator. क्यों? Because it accelerates the heavy charged particles up to a very high kinetic energy. And then these particles are used in the experiments of nuclear physics. तो न्यूक्लियर फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट में जिस तरह के एनर्जेटिक पार्टिकल हमको चाहिए उस तरह का पार्टिकल प्रोड्यूस करना एक बड़ा प्रॉब्लम था. उस प्रॉब्लम को इस साइक्लोट्रॉन ने सॉल्व किया और उसके बाद न्यूक्लियर फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट में तेजी आई. हमें नए नए इन्फॉर्मेशन हमको न्यूक्लियस के बारे में मिला. ड्यू टू दिस डिवाइस, ड्यू टू दिस एपरेटस कॉल्ड द साइक्लोट्रॉन. ये साइक्लोट्रॉन बनता कैसे है, काम कैसे करता है? तो प्रिंसिपल, जिस प्रिंसिपल पर वर्क करता है वो है कि एक चार्ज पार्टिकल का एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो सर्कुलर मोशन होता है उसका टाइम पीरियड हमेशा कांस्टेंट रहता है. इट नाइदर डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एंड नॉट डिपेंड अपॉन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ. इट ऑलवेज रिमेन अनचेंज्ड. बस इसी पे बना हुआ है ये साइक्लोट्रॉन. एंड द टाइम पीरियड of a charged particle the time period of circular motion of a charged particle in a uniform magnetic field is always remains constant. It neither depend upon speed nor depend upon radius of the circular path. तो ये जो साइक्लोट्रॉन है इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है. इसकी पूरी वर्किंग इसी पे डिपेंड करता है. ठीक है. अब ये साइक्लोट्रॉन बनता कैसे है? व्हाट इज इट्स कंस्ट्रक्शन? तो इसका जरा कंस्ट्रक्शन देखें. कंस्ट्रक्शन, इसके मेन पार्ट्स मैंने इस फिगर में आपको बतलाए हुए हैं. ये दो सेमी सिलेंड्रिकल हॉलो मेटालिक बॉक्सेस हैं जो एक दूसरे से थोड़े से गैप में रखे हुए होते हैं. इनके बीच में एक स्मॉल गैप होता है. इन सेमी सिलेंड्रिकल बॉक्सेस को हम डी कहते हैं बिकॉज दे आर शेप लाइक द डी. इंग्लिश का जो अल्फाबेट है डी उसी के शेप में हमको दिखते हैं. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द डी. ये इसका मेन पार्ट है. और इसके सरफेस के परपेंडिकुलर इन दो मैग्नेटिक पोल्स के हेल्प से हमने एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है. इन दोनों डी के बीच में
इन दोनों डी के बीच में एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सप्लाई कर दी जाती है। एक ऐसा वोल्टेज जो एक सर्टेन टाइम के बाद अपनी डायरेक्शन बदलता रहता है। आफ्टर a certain time it reverses its direction. Such a voltage is called the alternating voltage. अब इसका टाइम पीरियड क्या हो, ये हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमने कौन सा पार्टिकल यहाँ पर यूज किया हुआ है, किसको एक्सेलरेट कर रहे हैं, कितना मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है। इन सब तमाम बातों पर भी आगे चल के हम देखेंगे। ये डिसाइड होता है कि इसका टाइम पीरियड कितना होना चाहिए। तो बात समझ में आ गई। इट कंसिस्ट टू सेमी सिलेंड्रिकल मेटालिक hollow metallic boxes placed in front of each other with a small gap. A magnetic field is applied along normal to the surface of the disc, and between the disc an alternating voltage is applied. बस इतना आसान है। इनके बीच में सेंटर पर एक सोर्स रखा हुआ है जो जिस पार्टिकल को एक्सेलरेट करना है उस पार्टिकल को ये प्रोड्यूस करके देता है। जैसे अल्फा पार्टिकल को हमको एक्सेलरेट करना है, न्यूट्रॉन को हमको एक्सेलरेट करना है, या प्रोटॉन हमें एक्सेलरेट करना है, तो जो भी पार्टिकल है उसका सोर्स यहाँ पर होता है जो कि उस पार्टिकल को हमको प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इट कंसिस्ट टू सेमी सिलेंड्रिकल hollow evacuated metallic boxes called disc. There is a small gap between the disc and alternating voltage is applied across the disc, and the magnetic field is applied along normal to the disc. So this is the construction of a cyclotron. ये साइक्लोट्रॉन इस तरह से बनता है। अब ये वर्क कैसे करता है? वर्किंग a cyclotron accelerates positively charged heavy particles as alpha particles, neutrons, proton, etc.
A source S is placed between the D's at the center. इस सोर्स जो है वो सेंटर पे रखा होता है. The source supply the particle with a small velocity. आपका जो सोर्स है वो बहुत थोड़े से स्पीड के साथ में यहाँ पर पार्टिकल सप्लाई करेगा, और जैसे ही किया तो मैग्नेटिक फील्ड इसको सर्कुलर मोशन देगा, और इस सर्कुलर मोशन करते हुए फिर वो दोनों डी के बीच में फिर वापस लौटेगा. जैसे सोर्स से पार्टिकल निकला, मैग्नेटिक फील्ड ने उसको सर्कुलर मोशन दिया, अब पार्टिकल डी के भीतर घूमा और घूम करके आधा चक्कर लगा के वापस आया, फिर इधर दूसरे डी के अंदर गया, आधा चक्कर लगा के वापस आया, फिर पहले डी में गया, आधा चक्कर लगा के वापस आया. इस तरह से दोनों डी में बारी बारी से घूमता रहता है, आधा चक्कर एक में, आधा चक्कर दूसरे में. तो घूमते हुए होता क्या है ये देखें. The magnetic field provides the circular motion to the particle. पार्टिकल को क्या करेगा? सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करेगा. And after half revolution it come back between the D's. आधे चक्कर के बाद डी के बीच में वापस लौटा. तो हम एसी को इस प्रकार से, अल्टरनेटिंग वोल्टेज को इस प्रकार से सेट करके रखते हैं कि ठीक इसी समय उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी पार्टिकल के मोशन की डायरेक्शन में रहे. अल्टरनेटिंग वोल्टेज is so adjusted that this time it produces an electric field in the direction of वेलोसिटी. ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से लेता हूं. ये दोनों डी हैं, बीच में यहाँ पर अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई है.
पार्टिकल इधर से घूम कर कैसा आया है, तो उस समय ये पॉजिटिव पोटेंशियल पर और ये निगेटिव पोटेंशियल पर होने चाहिए। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है इसको पॉजिटिव इसको निगेटिव रखता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको इस तरफ मिलता है, और जिधर वेलोसिटी है उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो पार्टिकल को एक्सेलरेट करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स अप्लाई करता है पार्टिकल पर अपनी डायरेक्शन में करता है, तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही फोर्स लगेगा, उधर और उधर ही वेलोसिटी भी है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई हो गया तो पार्टिकल एक्सेलरेट हो गया। और जब पार्टिकल एक्सेलरेट होता है तो बड़े सर्कल में घूमता है, इस तरह से बड़े सर्कल में घूमेगा, लेकिन लौटने का टाइम उतना ही होगा जितना पहले था, t/2। अब क्या हुआ, जिस समय पार्टिकल लौटा है दोनों डी के बीच में एसी ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, यानी अब ये पॉजिटिव पर है और ये निगेटिव पोटेंशियल पर है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी डायरेक्शन में फिर इसको एक्सेलरेट करेगा, और जब फिर इसको एक्सेलरेट करेगा तो इट विल अगेन मूव इन ए लार्जर सर्कल। तो इस तरह से जितनी बार ये घूमता है उतनी बार इसकी स्पीड बढ़ती है और उतनी बार उसके सर्कुलर पाथ का रेडियस भी बढ़ जाता है, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, एंड देयरफॉर द पार्टिकल एक्सेलरेट्स and move in a larger circle, but return between the D's again after the time t/2। वो फिर से t/2 टाइम के बाद लौटा। एंड एट द सेम टाइम द AC reverses its electric field as shown in the figure। जैसे कि यहाँ पर फिगर हमने दिखाया है, एंड पार्टिकल again accelerates। पार्टिकल फिर से एक्सेलरेट हो गया, और जब फिर से एक्सेलरेट हुआ तो उसका सर्कुलर पाथ फिर से बड़ा हो जाएगा, एंड रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ अगेन इंक्रीजेस। तो हर एक t/2 टाइम के बाद पार्टिकल एक्सेलरेट होता है, उसकी एनर्जी बढ़ती है, और जब उसकी एनर्जी बढ़ती है उसकी स्पीड बढ़ती है तो बड़े सर्कल और बड़े सर्कल में घूमना स्टार्ट करता है। जब वो सफिशिएंट एनर्जी गेन कर लेता है, हाँ एक चीज़ और बता दूं कि जब वो डी के भीतर होता है, मेटालिक डी के जब वो भीतर होता है तो आपको मालूम है कि मेटल के भीतर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, और फिर भीतर वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा। एक्सेलरेट कहाँ होगा, बिटवीन द डीज, इस गैप में ही एक्सेलरेट होगा, अंदर एक्सेलरेट नहीं होगा, ठीक है।
So since electric field inside the metallic disc is zero, therefore no force is applied on the particle during motion. In the disc, and it describes a uniform circular motion. ठीक, तो डी के भीतर बिल्कुल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा, लेकिन जैसे डी के बाहर आता है एक्सेलरेट हो जाता है। किसके कारण? फील्ड के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। और जैसे एक्सेलरेट होता है उसका रेडियस और बड़ा हो जाता है, और बड़ा हो जाता है, और बड़ा हो जाता है। तो when the particle gains sufficient kinetic energy, the magnetic field is switched off, and then particle travels in a straight line and exits from the cyclotron तो हमने क्या किया, जब वो सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी पा लिया तो हम मैग्नेटिक फील्ड को ऑफ कर देते हैं। और जैसे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ होता है तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलता है, क्योंकि घुमाने वाला फोर्स तो गायब हो गया मैग्नेटिक फील्ड के हटते ही, तो स्ट्रेट लाइन में चलता है और साइक्लोट्रॉन में बने एक विंडो से वहां से बाहर निकल जाता है। एग्जिट फ्रॉम द साइक्लोट्रॉन थ्रू ए विंडो। थ्रू ए विंडो, ठीक है। और फिर उसको वहां ले जाते हैं जहां उसकी जरूरत है। कहाँ जरूरत है? मैंने पहले ही बताया था, न्यूक्लियर फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स में इसकी जरूरत पड़ती है, तो हम उसको वहां ले जाते हैं, ठीक है ना। इसकी हेल्प से हम न्यूक्लियस को ब्रेक करते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं वगैरह, जो भी है सारे काम वहाँ पर होते हैं। फिर इससे ये हमारा साइक्लोट्रॉन और उसकी वर्किंग। अब देखिए कि आपका पार्टिकल कितनी एनर्जी पाता है, हम उसकी एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एनर्जी ऑफ द पार्टिकल let radius of the final orbit equal to capital R and velocity is equal to V maximum। तो R बराबर होगा mv मैक्सिमम बाई QV, और इसलिए V मैक्सिमम बराबर मिला QBR बाई M।
और तब काइनेटिक एनर्जी हाफ mv मैक्सिमम का स्क्वायर, तो हाफ m q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर बाई m स्क्वायर, एक m हो जाएगा कैंसल, तो क्या मिला q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर बाई 2m। इतनी एनर्जी के साथ वो पार्टिकल एग्जिट होगा, बाहर निकलता है, ठीक है ना। जितनी ज़्यादा आपको एनर्जी वाला पार्टिकल चाहिए, आप उतना ही बड़ा डी यूज करो, जितना बड़ा रेडियस होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी उसको मिलेगी, राइट। हम इसको दूसरी तरीके से और कैलकुलेट कर सकते हैं, इस तरीके से। लेट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ AC बराबर मान लीजिए कैपिटल V है, देन एनर्जी gained by the particle in each revolution, इसने एक चक्कर पूरा लगाया तो कितनी एनर्जी मिलेगी, तो मिलेगा 2qV। समझिए इसको, जैसे वो एक बार क्रॉस करता है तो इसके पोटेंशियल डिफरेंस को क्रॉस कर लेता है, और वो पोटेंशियल डिफरेंस हमने भी मान रखा है, पार्टिकल का चार्ज Q है तो एनर्जी मिला, उसके ऊपर वर्क हुआ Q इंटू V, तो QV के बराबर एनर्जी एक बार क्रॉस करने पे मिला, तो आधा चक्कर लगाया, फिर एक बार क्रॉस किया, फिर आधा चक्कर लगाएगा, फिर एक बार क्रॉस करेगा, यानी 2 बार क्रॉस करेगा। एक रिवॉल्यूशन में पार्टिकल दोनों डी के बीच के गैप को 2 बार क्रॉस करता है, और इसलिए 2 बार मिलता है उसको एनर्जी QV, तो टोटल एनर्जी हो गया 2qV। इफ नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू n, देन फाइनल एनर्जी इज इक्वल टू 2qVn। इतनी एनर्जी के साथ हमारा पार्टिकल बाहर निकलता है, ठीक। अब जो AC हमने अप्लाई किया हुआ है दोनों डी के बीच में, उसका टाइम पीरियड कितना होना चाहिए या फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, तो ठीक उतना ही होना चाहिए जितना कि पार्टिकल का है, ठीक है। तो टाइम पीरियड ऑफ AC इज इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल। दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे तभी दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, तभी दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। तो कितना होना चाहिए, T इज इक्वल टू 2πm/Q। अब हमको पार्टिकल के बारे में मालूम है, तो उसका मास हमें मालूम है, उसका चार्ज हमें मालूम है, और दोनों डी के बीच में हमने कितना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है ये भी हमें मालूम है। तो यहाँ से हम अपने AC का टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं और उतने टाइम पीरियड का AC दोनों डी के बीच में लगाते हैं, तब ये साइक्लोट्रॉन प्रॉपरली वर्क करता है, ठीक। अब टाइम पीरियड इतना है तो फिर फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, आप वो भी बता सकते हो। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द AC न्यू बराबर होना चाहिए पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी यानी कि QV/2πm। तो यह है साइक्लोट्रॉन और उससे रिलेटेड ये सारे कैलकुलेशन। अब इसकी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं, ये सभी पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं कर पाता। किसको करता है, केवल हैवी पार्टिकल्स को, जैसे अल्फा पार्टिकल, जैसे न्यूट्रॉन, इन्हीं को करता है। लाइट पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए सुटेबल नहीं है। अब क्यों नहीं है,
जरा देखते हैं। तो लिमिटेशन ऑफ cyclotron, so it is suitable only for the heavy charged particles alpha particle, deuteron, etc., and not suitable for light particles as electron। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वगैरह के लिए बहुत लाइट पार्टिकल का सूटेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ये तो मालूम है। अब यदि मास कम है तो फिर वेलोसिटी ज़्यादा चाहिए, तब उसके पास ज़्यादा एनर्जी आएगी। और यदि पार्टिकल को आपने बहुत ज़्यादा स्पीड तक एक्सेलरेट कर दिया, जो कि लाइट के वेलोसिटी के क्लोज है या उसका कुछ परसेंट के बराबर है, 10%, 20% के बराबर है, तो फिर अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मास ऑफ द पार्टिकल विल नॉट रिमेन कांस्टेंट, इट विल इंक्रीज एज वेलोसिटी इंक्रीजेस। और यदि मास इंक्रीज हो रहा है तो फिर पार्टिकल के रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड कांस्टेंट नहीं रह पाएगा, और जब वो कांस्टेंट नहीं रह पाएगा तो फिर हमारा एसी वोल्टेज और पार्टिकल एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, और तब वो पार्टिकल उस साइक्लोट्रॉन में एक्सेलरेट नहीं हो पाएगा। ठीक है ना? बिकॉज टू इम्पार्ट sufficient energy to the light particle its velocity should be very high, and at high velocity mass of the particle increases according to theory of relativity। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहता है कि उसका मास बढ़ रहा है। हाउ? कैसे बढ़ता है? तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहता है कि मूविंग मास is given by the rest mass upon root 1 minus v square by c square। m0 क्या है? रेस्ट मास। अब जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे मास बढ़ेगा, और जैसे जैसे मास बढ़ता जाएगा ना, चेंज होता जाएगा, फिर पार्टिकल का टाइम पीरियड कांस्टेंट नहीं रह पाएगा। तो ड्यू टू दिस वेरिएशन इन मास the time period of the particle
T इज इक्वल टू 2πm बाई क्यू बी हो जाएगा 2π बाई क्यू बी m0 अपॉन √1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। तो यहां से वेलोसिटी जैसे से बढ़ेगी टाइम पीरियड भी बढ़ेगा। आल्सो इंक्रीजेस with increase in velocity and then the particle and AC not support to each other। अब ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, तो साइक्लोट्रॉन आपका काम नहीं कर पाएगा। तो ये इस साइक्लोट्रॉन की लिमिटेशन है, कमी है कि इससे हम केवल हैवी पार्टिकल को ही कर पाते हैं, क्योंकि हैवी पार्टिकल में मास ज़्यादा है तो थोड़ी सी कम वेलोसिटी से वो सफिशिएंट एनर्जी गेन कर लेता है। लेकिन पार्टिकल का मास बहुत कम है तो सफिशिएंट एनर्जी पाने के लिए उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, और उस हाई स्पीड पर टाइम पीरियड फिर कांस्टेंट नहीं रह पाता, चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। और इसलिए केवल और केवल और केवल हैवी पार्टिकल्स के लिए ही सूटेबल है, लाइट पार्टिकल्स के लिए नहीं। तो बच्चों, ये था साइक्लोट्रॉन और उसकी पूरी कहानी। मैं समझता हूँ कि सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर यदि कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, कंफ्यूजन अपना या डाउट अपना दूर करने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, जय हिंद।